नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम मंजिल में। मंजिल के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे विषय के बारे में जो कि हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही लाभान्वित होते हैं। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है नई शिक्षा नीति के ऊपर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो शिक्षा है वो हर एक राष्ट्र की नींव होती है। वैसे ही जिस प्रकार से ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है वो यही दिमाग में रख के बनाई जाती है कि हमारा देश आगे बढ़े। जो पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में बनी थी और 1992 में लागू हुई थी, और जो नई पॉलिसी है उसे कहा जाता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ईयर 2020। लगभग 6 साल बाद 2026 में आज ये हमारे राष्ट्र के कई स्कूल्स, कॉलेजेस में लागू हो गई है। और इसीलिए ये टॉपिक जो है हमारा डिस्कस करना बनता है कि किस प्रकार हमारे जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, इस बदलते हुए सिस्टम का एक पार्ट बन सकते हैं। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर दामोदर गौतम जी से। उनका पहले स्वागत करते हैं हमारे दूरदर्शन हिमाचल के सेट पे। दामोदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुन्नी में, और आप सोशियोलॉजी के एक विख्यात प्रोफेसर जो हैं वो हैं। तो सबसे पहले हम आपसे दामोदर जी ये पूछना चाहते हैं कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सुजल जी, जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात है, इसकी ज़रूरत अब समय की डिमांड थी, समय की आवश्यकता थी। और जो इससे पहले की, जैसे आपने बताया भी कि इससे पहले जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और समय काफ़ी हो चुका था, लगभग 35-36 वर्षों के बाद अगर हम बात करें। और अब नया युग है, डिजिटलाइजेशन का युग है, सोशल मीडिया का युग है, और अब हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता थी जो रोज़गार दें, जो समावेशी हो, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले चले। इस तरह की जो शिक्षा की आवश्यकता थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति 2020 बनाई है वो हमारे चरित्र निर्माण से लेकर रोजगार तक के परिप्रेक्ष्य में वो खरी उतरेगी। इसी कारण रोजगार और चरित्र निर्माण, इन दोनों को लेकर हमने, और भारतीय ज्ञान को भी हम किस तरह से उन नए युवाओं को बता पाएँ, ये हमारी जो शिक्षा नीति NEP जिसको हम कहते हैं 2020 NEP के नाम से जानी जाती है, तो ये सब कुछ हम इस शिक्षा नीति में देखेंगे और ये आज के समय की आवश्यकता थी। जी, जैसे कि लगभग 6 साल इस नीति को इम्प्लीमेंट करते हुए हो गए हैं, और हम जो है इस शो के माध्यम से हम पहले चर्चा करेंगे, थोड़ा स्कूल के बारे में जानेंगे, थोड़ा कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्कूल्स की, कि स्कूल में क्या बदलाव आएंगे, फिर हम उसके बाद आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो बात करें अगर स्कूल्स की, तो स्कूल्स में जो करंट सिस्टम है, जो कि आज से लगभग 30-35 साल पुराना जो एक स्ट्रक्चर बना था, उसी स्ट्रक्चर पे जो है वो निर्धारित है। तो आप किस प्रकार से ये बदलाव स्कूल्स में देखते हैं, और किस प्रकार से हमारे जो दर्शक हैं या बच्चे हैं जो आज स्कूल में जा रहे हैं वो किस प्रकार से ये चेंज देखेंगे? जैसा कि इसका जो मूल अवधारणा है इस शिक्षा नीति की, वो भारतीयता पे हम फोकस करेंगे, और भारतीय ज्ञान को हम किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ पाएँ। तो स्कूल्स में भी हम इसी तरह से इसी संदर्भ को और इसी अवधारणा को लेकर चलेंगे। हालांकि जो एक हमारा तकनीकी तरीका था अब पहले और अब, वो हम इसको लेते थे 5+3+3+4, जो अब हमारी नई शिक्षा नीति इस तरह से चलेगी। यानी कि जो बच्चा है वो स्कूल शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो जब 3 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद उसका एक फाउंडेशनल स्टेज होगी और वो 5 वर्षों तक
यानी 3 वर्ष वो आंगनबाड़ी और प्री नर्सरी में लगाएगा और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वो इस फाउंडेशनल कोर्स में, जिसमें हम लोग जो शिक्षा नीति जो अभी डॉक्यूमेंट है उसमें जहाँ तक मैं समझा हूँ उसमें ये फोकस रहेगा कि बच्चा अपनी मातृभाषा में ज्ञान अर्जित करें और खेल कूद में और खेल की गतिविधियों से ही उसको नॉलेज हो, जैसा शिशु रहता है। और पहले हालांकि 3 वर्ष में हम लोग नहीं लेते थे और अब हमने इसको एक औपचारिक ढंग से जोड़ दिया है। तो पहले जो 5 वर्ष है वो दूसरी कक्षा तक, जो सेकंड तक बच्चा है, पहले 3 वर्ष से लेकर आगे 5 तक यानी कि 8 वर्ष तक वो इसमें रहेगा। उसके बाद उसकी जो प्रेपरेटरी स्टेज जिसको हम कहेंगे अगले 3 वर्ष, उसमें वो 3 वर्ष में अगले 3 वर्ष में 3rd, 4th और 6th तक 5th तक जाएगा और फिर 6th के बाद वो 3 वर्ष 8th तक जिसको हमने मिडल कहा है। उसमें मिडल जो बच्चे की जो मिडल हम माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं इसको, तो माध्यमिक स्कूलों में जो 8th तक होते थे उनको देते थे। तो उसमें 3 वर्ष में बच्चे को हम चाहते कि वो थोड़ा थोड़ा फिर विज्ञान और गणित और क्रिटिकल थिंकिंग में आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो 3 वर्ष के बाद अगले जो 9th के बाद उसके 4 वर्ष रहेंगे वो +2 तक रहेंगे, जिसमें बहु विषयक ज्ञान देने की बात करता है NEP। यानी कि उसमें धीरे धीरे हमारी जो शिक्षा है उसमें लचीलापन भी आए, यानी कि बच्चे को ये एक ही विषय तक सीमित ना रहे हो, बहुत सारे विषयों का उसको ज्ञान हो और उसे ये एक ऑप्शन दी जाए, चॉइस दी जाए कि वो बहुत सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके आगे बढ़े। ये जो स्कूल में हमारे ये एक पैटर्न रहेगा स्कूली शिक्षा में। मैं सबसे बड़ा चेंज जो मुझे आपके बातों से समझ आ रहा है वो ये है कि पहले के ज़माने में बच्चे वो चूज़ करते थे वो करियर जो या तो पेरेंट्स बोल देंगे, गुरु बोल देंगे या साथ वाले बच्चे कर रहे होंगे, किंतु अब का जो ये नई शिक्षा नीति है ये टोटली फोकस करती है बच्चे के ऊपर कि किस प्रकार से बच्चे का जो इंटरेस्ट है। क्योंकि मुझे लगता है जिस प्रकार से आपने बताया कि माध्यमिक स्तर तक वो बच्चा जान जाएगा कि मुझे आगे करना क्या है। जी। तो ये पहले हमारे टाइम में एक कंसेप्ट होता था जिसको बोलते थे रट्टा मारना, यानी कि रट्टाफिकेशन, कि आप क्रैम कर लो, आप दिमाग में बैठ जाओ, आप लिखने लग जाओ, लिखते लिखते आप 100 बारी लिखो तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में वो बैठ ही जाएगा। किंतु जो ये नीति है ये इस कल्चर को क्या पूर्णतः समाप्त कर रही है, क्योंकि ये टोटली कंसेप्ट की तरफ शायद जा रही है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? ये इसमें अभी तो हम शिक्षा नीति को अभी जैसे जो इसका शैशव अवस्था बोल सकते हैं हम अभी, लेकिन इसका जो पूरी मूल अवधारणा है, जो मौलिक इसकी अवधारणा है वो इसी पर है कि बच्चा मात्र सिर्फ डिग्री तक ही सीमित ना रहे, रट्टा ही ना लगाए, उसको एक अवधारणात्मक ज्ञान भी हो, जिसको कंसेप्चुअल नॉलेज की हम बात करते हैं। उसको कंसेप्ट क्लियर होगा, जब उसको कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसे रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ये 10 वर्षों बाद 15 वर्षों बाद उसको उस क्षेत्र में जाना पड़े, तो यदि उसको कंसेप्ट वो अवधारणा उसका ज्ञान होगा तो नेचुरली वो उसमें रोज़गार भी प्राप्त करेगा और दूसरी चीज़ें भी, और उसका जो स्किल है, क्योंकि हमने कहा कि ये स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, इसमें हम कैरेक्टर भी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात भी कर रहे हैं और उस ज्ञान को किस तरह विश्व की तकनीकी से जोड़ पाएँ इसको भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं नई शिक्षा नीति में। जी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ट्रेंड्स जो हैं शायद उनको भी मद्देनज़र रख के ये नीति जो है वो बनी है। और जैसे 2020 से आज 2026 है और अभी रिसेंटली हमारे कई कॉलेजेस ने ये इम्प्लीमेंट करना जो है वो शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें एक टर्म आती है वोकेशनल एजुकेशन, तो वो वोकेशनल एजुकेशन का क्या अर्थ है और वो पारंपरिक जो हमारी एजुकेशन थी वो किस प्रकार से वो अलग है? वोकेशनल, अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें बच्चा कुछ स्किल हासिल करेगा डिग्री लेने के बाद, और उसके बाद अगर उसे अपने आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में या अपने आसपास किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना होगा, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन है जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े बच्चों की। वो जो हमारे स्थानीय संसाधन है उनका दोहन बच्चा कैसे कर पाए, यानी कि वो रोजगार मांगने तक ही सीमित न रहे लेकिन रोजगार देने की भी बात करें।
कोई ऐसे स्टार्टअप शुरू करें तो उसको हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। जैसे हिमाचल में अगर बात करें, यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, और टूरिज़्म सेक्टर में अगर बच्चा, हम इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज़ कॉलेज में, स्कूल में करवाएंगे, मीडिया के हैं, टूरिज़्म के हैं, कोई दूसरे जो होटल मैनेजमेंट्स के हैं, और छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज़ प्लम्बरिंग के हैं, है ना, ऐसे कोर्सेज जो पहले जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली होती थी जिसमें ज्ञान पे ही फोकस करते थे हम, ज़्यादा स्किल पे नहीं। तो अब हमारा फोकस जो एनईपी में स्किल पे ज़्यादा रहेगा। जो स्किल वाली अवधारणा है वो वोकेशन है। जी, स्किल के साथ साथ शायद पहले होता था कि मार्क्स से जो है एक बच्चे का कैलिबर जो है वो नापा जाता था, किंतु अब वो शायद स्टोरी नहीं रहेगी। अब टोटली स्किल बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि बहुत अच्छे जो शिष्य हैं, हमारे भी जो क्लासमेट्स रहे थे, कुछ अच्छे बच्चे भी थे जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेते थे क्योंकि ज़िंदगी में, परंतु वो शायद उतना सफल हो नहीं पाए। हाँ, वो स्किल की कमी, जहाँ पर शिक्षा को हम स्किल से नहीं जोड़ेंगे, वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान में किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, क्या स्किल चाहिए बच्चे को जिससे वो थोड़ा अर्निंग हैंड उसका हो जाए, उस पर अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत करेगी वो एजुकेशन। ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है, यानी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य तो ज्ञान है ही है, लेकिन वर्तमान में हमारे जो रोटी कपड़ा और मकान की जो आवश्यकताएं हैं वो भी उस ज्ञान से पूरी होनी चाहिए, और ज्ञान के साथ अगर कौशल भी होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तभी उसका लाभ जो है वो असली में उठाया जा सकता है। हाँ। तो दामोदर जी, किस प्रकार से आप देखते हैं कि कॉलेजेस में किस प्रकार से चेंजेस आएंगे? अभी 12वीं तक हमने बात कर ली, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन छात्रों के लिए जो कि शायद अब कॉलेजेस में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि एचपीयू में भी रिसेंटली ये चेंजेस जो हैं लागू हो गए हैं। तो अब थोड़ी चर्चा कॉलेजेस के ऊपर भी आप इसमें हमें प्रकाशित कीजिए, क्या चेंजेस आएंगे? देखो, महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, और नई शिक्षा नीति जो महाविद्यालय स्तर पर है, अभी इसी वर्ष से हम लोगों ने अकादमिक स्तर पर हमने शुरू की इसी वर्ष कॉलेजेस में, जिसमें एडमिशन्स इसी वर्ष हमारे फर्स्ट ईयर के छात्रों की हुई है। तो उसमें सबसे बड़ा चेंज तो आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट की बात है, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है। मतलब अंतर्वैश्विक जो बहुत सारे विषय होंगे और उनमें से बच्चों को बहुत सारे चॉइसेस दी जाएगी, मतलब लचीलेपन की बात है, सबसे बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ा एक नया जो बच्चों के लिए लगेगा। और यहाँ जो अभी रिसेंटली पहले महाविद्यालयों में ईयरली सिस्टम था, लेकिन अब जो है ये सेमेस्टर सिस्टम हो गया। ये एक मोटे मोटे जो एक सामान्य लोग जिनको देख पा रहे हैं जिन चेंजेस को, वैसे चेंजेस तो बहुत है, अगर हम अवधारणात्मक तरीके से देखें तो एनईपी में तो बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन जो ऊपरी बाह्य रूप से अगर देखें तो ये बड़े चेंजेस बच्चों को लगेंगे। अभी आपने दो चीज़ें बताई, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, हाँ जी, और दूसरा बताया आपने शायद एग्जिट एंड एंट्री एंड री एंट्री। जी। पहले आप हमें ये बताइए कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होता क्या है? देखो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ, इसमें पहले ऐसा होता था कि एक विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान के ही विषयों को ले सकता था, लेकिन अब हालांकि ऐसा होता था हमारे समय में भी कि कोई बच्चा अगर बीएससी कर रहा है तो उसे म्यूजिक का बहुत अच्छा शौक़ है, और वो ड्राइंग का अच्छा शौक़ है उसको, और वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, उसको सोशियोलॉजी अच्छी लगती है, समाज को जानना अच्छा लगता है, समाज को वैज्ञानिक तरीके से परखना अच्छा लगता है, तो लेकिन वो नहीं ले पाता था। लेकिन अब जो नई एजुकेशन जो एनईपी है, उसमें बच्चे को एक सब्जेक्ट ऐसा भी वो चूज कर सकता है जो उसके अपने डिसिप्लिन से अलग होगा। यानी कि जो विज्ञान का छात्र है वो आपके कला के विषय है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे समाज शास्त्र है, इनको चूज कर सकता है। और उसी तरह यदि कोई आर्ट्स का बच्चा कोई एग्रीकल्चर में जिसकी अच्छा है, कोई बागवानी में अच्छा है, कोई और दूसरे फील्ड में अच्छा है, तो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज ऐसे फ्रेम किए हैं एनईपी में, यूनिवर्सिटी ने, स्कूल्स ने, जिनको एक आम बच्चा दूसरे डिसिप्लिन का भी अच्छे से पढ़ सकता है। यानी उसको बेसिक सी नॉलेज तो 10th तक सभी विषयों की होती है, तो वो विषय इस तरह से बनाए गए हैं ताकि बच्चा अपने डिसिप्लिन के अलावा
दूसरे डिसिप्लिन की नॉलेज भी ले सके, क्योंकि जब तक उसको दूसरे विषय का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो उस ज्ञान को पूरे समाज में अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो बहुविषयक जो अप्रोच है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक अवधारणा है। ये इसलिए बनी है ताकि हम अपने विषय तक न सीमित रहकर उस विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर समाज में उसका क्या लाभ होगा इसको लेकर चर्चा कर सके। तो ये बच्चों को सबसे बड़े एक बहुत अच्छी ऑप्शन मिली है कि वो अपने डिसिप्लिन से अलग भी डिसिप्लिन को चूज कर सकता है। ये तो बहुत एक अच्छी बात है और शायद इसकी एक रिक्वायरमेंट भी थी जी। क्योंकि जैसे आपने म्यूज़िक का एग्जांपल लिया तो मुझे भी म्यूज़िक और स्पोर्ट्स का जो है बहुत शौक था, किंतु कहीं ना कहीं अगर हमारे टाइम में अगर ये चीज़ होती तो मैं ज़रूर इसका फ़ायदा उठाता, लाभ उठाता। तो चर्चा करते हैं अब री एंट्री और एंट्री एंड एग्जिट की। इसमें जैसे अगर मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कहूँ तो जैसे हमारे टाइम में अगर ग्रेजुएशन बच्चा करता था बीए बीएससी तो उसको पूरी कंप्लीट करके ही डिग्री मिलती थी। लेकिन कई बार बच्चों को ऐसी परिस्थितियाँ आती थी, घर में बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, 1 साल पढ़ के एक फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता था, फिर वो दोबारा उस फर्स्ट ईयर का कोई बेनिफिट नहीं होता था। तो अब जो है सरकार ने NEP 2020 में जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें ये निर्धारित किया है कि यदि बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में पास करने के बाद उसका जो क्रेडिट जो उसने लिए हैं, अंक, क्रेडिट मतलब जो मार्क्स उसने लिए हैं वो उसके अकाउंट में जुड़ेंगे। डिजिटल अकाउंट बना है बच्चे का, हर बच्चे का उस अकाउंट में जुड़ते रहेंगे। अगर वो बच्चा फर्स्ट ईयर छोड़ने के बाद कहीं चला जाता है तो 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद फिर से अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू करना चाहता है तो सेकंड ईयर में उसका जो क्रेडिट उसने अर्न किया है फर्स्ट ईयर में वो उसमें जुड़ जाएंगे और बच्चे को पहले वर्ष का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे वर्ष का डिप्लोमा, और जब 3 वर्ष हो जाएंगे तो उसका जो है डिग्री दी जाएगी। अगर वो 4 वर्ष, ऐसे भी कुछ एक महाविद्यालयों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है तो ऑनर्स करेगा बच्चा तो उसको 4 वर्ष बाद ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। यानी कि बच्चा बीच में छोड़ के फिर से री एंट्री कर सकता है अपनी पढ़ाई को। अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस उसको आते हैं कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो उसको अपने क्रेडिट्स खोने नहीं पड़ेंगे, तो वो वेस्ट नहीं होगा। जो 1 साल आपने पैसा दिया है, जो श्रम लगाया है, तो ये तो बहुत अच्छी एक पॉलिसी की एक बहुत एक अच्छी बात है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी दे रही है ये जो NEP है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आप किस प्रकार से देखते हैं कि आगे को एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि बेरोज़गारी भी हमारे देश की जो है वो कहीं बढ़ रही है, ऊपर से AI का भी चलन है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि बेरोज़गारी का क्या जो है वो एक जो गैप जिसको हम बोलते हैं वो किस प्रकार से कम हो पाएगा NEP से? अगर हम NEP प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से देखें तो प्रत्यक्ष रूप से तो हम ये नहीं कह सकते कि NEP बिल्कुल अभी आपको मतलब जैसे लागू हुई और बच्चा बिल्कुल रोजगार जो बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा। लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो NEP का मूल उद्देश्य यही है कि हमारी जो एजुकेशन है वो रोजगार से जुड़े, जिसमें हमने वोकेशनल कोर्सेज़ की बात की है, जिसमें हमने बात की है इनोवेशंस की बात की है, रिसर्च की बात की है, हमने बात की है बहुत सारे विषय पढ़ने की बात की है। जब बच्चे को बहुत सारे विषयों का ज्ञान होगा तो वो किसी भी विषय में अपनी पारंगतता उसकी हो सकती है और रोजगार ले सकता है। यानी और जब रिसर्च, नए नए विषयों पे रिसर्च, शोध पे ज़्यादा फोकस NEP शोध पे महाविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जब हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे तो नए स्टार्टअप करेंगे, हम नए कोई छोटे छोटे काम करेंगे तो नेचुरली ही रोज़गार तो बढ़ेगा ही है। यही तो मूल उद्देश्य है NEP का कि हम लोगों ने जो हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसको अपने टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ना है। तो जब हम टेक्नोलॉजी से जोड़ पाएंगे, AI से जोड़ पाएंगे, सोशल मीडिया से जोड़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो रोजगार देगा, ये मेरा मानना है। आपने अभी सोशल मीडिया के बारे में बताया, थोड़ा सा अभी आपने सोशल मीडिया को मेंशन किया, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो नई शिक्षा नीति है 2020, क्या ये सोशल मीडिया को भी, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी आज की डेट में बन चुका है, बच्चे इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं, तो क्या ये भी इस नई शिक्षा नीति में जो है पढ़ाया जाएगा? किस प्रकार से ये पढ़ाया जाएगा, अगर पढ़ाया जाएगा तो? नहीं,
इसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ है जो कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया पर जो बच्चे कंटेंट बनाते हैं, तो वो भी एक अच्छा अर्निंग सोर्स है। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ है जो NEP जिनकी बात करती है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे पढ़ते भी हैं और उनको ऐसे कोर्सेज़ करवाए भी जाते हैं ताकि वो फ्यूचर में उनको एम्प्लॉयबिलिटी दे सके। AI की बात अगर मैं करूं तो AI को भी इसमें जोड़ा गया है। AI बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी वर्कशॉप टीचर्स की भी हो रही है, और ताकि टीचर भी इक्विप्ड हो जाएं और बच्चों को भी AI का लाभ हो सके। मेरे मन में अभी यही सवाल आ रहा था, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हैं किंतु टीचर्स वही हैं, तो टीचर्स को किस प्रकार से जो है वो ट्रेनिंग मिलेगी और किस प्रकार से जो है बच्चे, क्योंकि अभी जैसे बच्चे भी अभी तुरंत करके ज्वाइन करेंगे, तो टीचर्स किस प्रकार से इस नए सिस्टम में एडजस्ट हो पाएंगे? हाँ, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसमें डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पे पढ़ाने की ज़्यादा बात की कि बच्चा अगर कोई रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सके तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म उसको दिए जाए ताकि वो डिजिटल एजुकेशन भी ले सके। तो अब टीचर्स की ट्रेनिंग्स पे फोकस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि वो ऐसे तैयार हो कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों को पढ़ा सके। और बहुत सारे टीचर्स हमारे जो रिटायरमेंट एज पे बैठे होंगे, जो नए टूल्स एंड टेक्निक्स से इक्विप्ड नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा सा ट्रेन करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। जी, क्योंकि आमतौर पे देखा ये गया है कि एक अध्यापक बनने के लिए एक स्कूल में B.Ed, M.Ed इस प्रकार के कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं, और यदि आपने प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है तो फिर आपको PhD होना यानी डॉक्टरेट होना बहुत अनिवार्य होता है। तो क्या आने वाला समय भी इसी प्रकार का होगा? तो क्या B.Ed का जो स्ट्रक्चर है या M.Ed का या PhD का जो स्ट्रक्चर है, क्या ये भी बदलाव इसमें भी देखा जाएगा? हाँ, इसमें भी कुछ बदलाव आएगा, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी तो मैं पहले बता रहा था कि NEP अभी अपने मतलब शुरुआती दौर में है। बहुत सारे चेंजेस, जैसे जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे टीचर ट्रेंड होंगे और संवेदनाएं NEP की तरफ हमारी एक पॉजिटिव हो जाएगी, तो सारे चेंजेस आएंगे। सारे अभी हमारे कॉलेजेस में भी B.Ed की जहाँ तक आपने बात की, तो महाविद्यालय स्तर पर भी +2 के बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो बच्चा B.Ed में ही मतलब एंट्री हो जाएगी और 4 ईयर B.Ed कोर्स वहीं से शुरू हो जाएगा। तो हिमाचल में भी ऐसी बहुत सारे कॉलेजेस में शुरू करने की अभी तक मतलब सोचा है गवर्नमेंट ने। जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आएगी। जी, क्योंकि इसमें बहुत चेंजेस होंगे। जी, इंटीग्रेटेड B.Ed हाँ, जैसा कुछ आएगा इस तरह का। तो हिमाचल के लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, हिमाचल का जो लैंडस्केप है, जो टोपोग्राफी है, तो किस प्रकार से हिमाचल में चैलेंजेस आप देखते हैं कि आएंगे? देखिए, हिमाचल पहाड़ी राज्य है, तो संसाधनों की पहले भी कमी रही है हिमाचल में, और थोड़ी यहाँ के टोपोग्राफी ऐसी है कि कोई भी नई चीज़ जब इम्प्लीमेंट करनी हो तो कठिनाइयाँ होती ही है, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से ऊपर उठना है और कुछ सकारात्मक भी सोचे अगर हम, तो हिमाचल में वो भी सकारात्मकता भी है इसमें। क्योंकि जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में बहुत जो कल्चरली बड़ा रिच है हिमाचल। जो हम इनोवेशन और रिसर्च की बात करते हैं NEP में, तो उस पर बहुत काम हो सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, कॉलेजेस में स्टाफ की कमी है। क्योंकि अगर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की अगर हम बात करें तो शिक्षक नहीं है इतने, हमारे पास प्राध्यापक नहीं है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा चॉइस दे पाएँ। तो अभी ये कमियां हमें दिखेगी हिमाचल के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, कि स्टाफ का जो अभाव है वो धीरे धीरे दूर होगा। लेकिन इसके बीच में हमें थोड़ा पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसे सेक्टर है जो दूसरी स्टेट्स में नहीं है। टूरिज़्म हमारे पास है, एडवेंचर टूरिज़्म हमारे पास है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास देव समाज है, हमारे पास देव संस्कृति है जो कहीं नहीं है। तो उन पे नए नए विषय, नए नए शोध हो सकते हैं। हिमाचल के विद्यार्थी, हिमाचल के टीचर उनमें शोध कर सकते हैं, जो NEP को और ज़्यादा मतलब
गुणात्मक तरीके से उसको एनईपी में और जान डालेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज एक आ रहा है और एक अध्यापक के लिए इतने सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ाना, कहीं ना कहीं उनको भी उतना तैयार होना पड़ेगा। तो शायद ये चैलेंजेस जो हैं आपने बखूबी हमें बताए। बच्चों की अगर मैं बात करूं, बच्चों को लर्निंग में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें? देखो, कोई भी नई पद्धति या कोई नीति जब इम्प्लीमेंट होती है तो थोड़े दिन समस्याएं रहती है। कुछ तो हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, है ना, और बच्चों को भी शायद लगेगा कि नया सिस्टम है, हम इसमें अडॉप्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। हालांकि बच्चे कर लेते हैं, शिक्षकों को फिर भी दिक्कत आ सकती है, पेरेंट्स भी असमंजस में हो सकते हैं कि अभी जैसे महाविद्यालय में पहला बैच है हम लोगों का, तो बच्चे सस्पेंस में हैं कि किस तरह की डिग्रीज़ होंगी, किस तरह के सर्टिफिकेट्स होंगे, डिप्लोमास होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट, ऐसे थोड़े बहुत उधेड़ बून उनके दिमाग में रहती है। लेकिन बच्चे, आज के बच्चे जो है वो एआई जी, मतलब एआई से पढ़े लिखे हैं, उनकी पेरेंटिंग सोशल मीडिया कर रही है, तो वो बहुत एडवांस है। हमारी जो पुरानी जनरेशन है, तो नई जो हमारी जनरेशन है वो काफ़ी एडवांस है, और मुझे विश्वास है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एनईपी को सही तरीके से समझ पाएंगे। जो एनईपी का ध्येय है, जो लक्ष्य है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ नई तकनीकी, नया रोजगार, नया कौशल को लेकर आगे बढ़ें, और भारत जो है हमारा जो 2047 का जो लक्ष्य है उसको जो है हम सही से पूरा कर पाएँ। दामोदर जी, इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि हमने कोशिश ये की कि किस प्रकार से जो ये नई शिक्षा नीति 2020 है, ये स्कूल्स में किस प्रकार से चेंज लाएगी, कॉलेज में किस प्रकार से चेंज लाएगी, और किस प्रकार से हमारे जीवन को बेहतर ये ज़रूर बनाएगी। तो अब हमें इजाज़त दें। मेरा नाम है सुफल कौशल, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। धन्यवाद।